Good evening. Today we are going to have regarding orders in CPC and important rules. Before that, I would like to revisit the procedure of civil trial. Civil trial has to proceed with in accordance with Civil Procedure Code. In our earlier lecture, we clarified that if there is a cause of action, any right has been infringed, any person may bring a suit in the civil court. That is known as civil suit by bringing a plaint. After filing of plaint, there would be process for the other party. Other party, that is defendant. Then, if the process is served, then we will file his pleadings in the form of WS, that is written statement, and the plaintiff may bring replication to counter WS. And plaint, WS and replication, plaint of A, WS of B and replication of plaintiff A are being treated as pleadings. Okay. And on the basis of pleadings and documents attached with the pleadings, means plaint, WS or replication. After making it separated, that whatever has been admitted and what has been denied, the issues are framed for the disputed facts. For the admitted portion of the pleadings, judgment on admission shall be passed. Okay. So this is the procedure, and Civil Procedure Code has a beautiful area of describing this procedure one by one in the orders. That is the schedule. Okay. We had seen the schedule in the Criminal Procedure Code also, and we have the schedule in the Civil Procedure Code. Okay. CPC has been divided into two portions. One is having sections, another orders. Sections provide how to proceed with the civil suit, civil trial, and orders provide how to get it done in practice, practically what we have to do. Okay. So today we will discuss the orders in that order in which the trial proceeded in the civil court. First of all, we will see order 1, and orders have rules. जैसे हमें किसी बिल्डिंग में चढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप हमें ऊपर कैसे जाना है, और जब उतरना है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे उतरना है. इसी तरह से
ऑर्डर्स में सीपीसी में बिल्कुल स्टेप वाइज प्रोसीजर प्रोवाइड कर रखा है। और आज हम इसमें से इन ऑर्डर्स में वी हैव 51 ऑर्डर्स, ऑर्डर 1 to 51, ऑर्डर 50 इन टोटल। इन ऑर्डर्स में से कुछ ऑर्डर्स का हम इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे। रूल्स, ओके, एंड दिस इज द शेड्यूल। सबसे पहले हम आते हैं ऑर्डर 1। जब हम सिविल कोर्ट में जाते हैं, कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, तो जाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? द पार्टीज। सो ऑर्डर 1 डिस्कस्ड द पार्टीज, ओके। ऑर्डर 1 पार्टीज डिस्कस करता है। पार्टीज सिविल सूट में दो होती है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। इट मे बी P1 to Pn n number of parties and maybe D1 to Dn। अब पार्टीज के लिए भी स्पेशल स्टेप वाइज प्रोसीजर प्रोवाइड कर। पार्टीज में एक सिचुएशन वो हो सकती है कि किसी एक पार्टी का इन दोनों में से रॉन्ग नेम लिखा हुआ है। ये भी हो सकता है कुछ पार्टीज को लगाना भूल गए, उसे कहते हैं नॉन ज्वाइंटर। ये भी हो सकता है कि कुछ पार्टीज का लगना जरूरी नहीं था लेकिन उन्हें पार्टी बना दिया, मिस ज्वाइंटर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टी छूट गई, और हमें उसे ऐड करना है या किसी पार्टी को अल्टर करना है। मिस्टर बी नहीं, मिस्टर सी को करना है, अल्टर करना है। ये जो पूरा का पूरा सेट होता है जब हम सूट तैयार करते हैं, ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं मीम ऑफ पार्टीज। मिस्टर ए वर्सेस बी, ओके, वेरी क्लियरली। अब हम जाएंगे किस पर कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें इन चीजों को ठीक से कराएंगे। मैंने आपको ये बताया था जब प्लेडिंग्स हो रही थी, प्लेडिंग्स वाले चैप्टर में, कि प्लेंट सिविल कोर्ट में बहुत जरूरी चीज है। एक एडवोकेट को भी और एक जज को भी ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या प्लेंट इन ऑर्डर है, क्योंकि प्लेंट में जो भी आप कंटेंट लिख देंगे, जो भी आप पार्टीज बना देंगे, जो भी कुछ क्लेम आपने कर देंगे, कॉज ऑफ एक्शन के हिसाब से आपने रिलीफ कॉल कर लिए, वो बाद में ट्रायल कमेंस होने के बाद बदले नहीं जा सकते। और उसको आप एविडेंस में भी अगर लाना चाहेंगे तो आप एविडेंस में भी ला सकते हैं। अगर आपने एविडेंस में भी ले आए हो तो वो माना जाएगा बियॉन्ड प्लीडिंग्स। सो pleadings, parties, each and every para of the plaint, including the relief part, everything has to be framed in a very proper manner, because the complete suit
of the client, the plaintiff, is dependent on the pleadings. जो आपने प्लेंट तैयार किया, जो आपने ढांचा तैयार किया है, इट इज लाइक इंजीनियरिंग कि अगर आपने ढांचा तैयार करा है और कोई ऐसी चीज है कि आपने उस ढांचे को थोड़ा सा भी टेढ़ा कर दिया या थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी, तो कंप्लीट सूट आपका फेल हो जाएगा और उसको आप वो क्लेम, वो रिलीफ नहीं पा पाएंगे जो आपने डाल रखा है। अब हम पहले पार्टीज के इश्यूज देखेंगे। ऑर्डर 1 टॉक्स अबाउट पार्टीज। मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। कोई पार्टी छूट गई, कोई पार्टी का गलत नाम लिख गया, कोई पार्टी का ज़्यादा हो गया, किसी को कम किया है, जिसको ऐड नहीं करना था उसका नाम ऐड कर दिया, जिसको ऐड करना था वो भूल गया। उसके लिए बेसिकली जो रूल इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्डर 1, रूल 3। रूल 3 talks about one person can sue or defend for all. Can sue or defend for all. अब मान लीजिए एक प्रॉपर्टी के 10 ओनर हैं, 10 लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, ओनरशिप इन्वॉल्व है। उन्हें कोई क्लेम डालना है, कोई प्लेंट डालना है, कोई सूट डालना है, तो उनमें से कोई एक भी प्लेंट डाल सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ये परमिटेड है इस ऑर्डर के तहत। ऑर्डर 1 रूल 3 सेज वन पार्टी may sue means plaintiff and defendant means or defend means defendant. Okay, so कई बार हमारे सामने प्लेंट आया, किसी ने हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट केस फाइल किया, हम WS फाइल कर रहे हैं और हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्शन डाल दिया, देयर आर सो मेनी ओनर्स but only one has come. It is a misjoinder of party or non-joinder of party. But we should know that order 3, rule 3 permits that even one person on behalf of all having the interest in the cause of action can sue or even defend. So clear? Now we will see Order 1, Rule 9 and Rule 13. Rule 9 and Rule 13 talks about non-joinder and misjoinder. ओके, अब सवाल इस बात का है कि अगर मान लीजिए किसी जरूरी पार्टी को जिसको ज्वाइन कराना था उसको नहीं कराया, या किसी को जिसको ज्वाइन नहीं करना था उसका नाम डाल दिया, तो क्या इफेक्ट होगा सूट पर? These two rules talk about this situation and what would be the effect. रूल 9 क्लियरली कहता है, रूल 9 सेज नो सूट shall be defeated non-joinder or misjoinder. So be very clear. जुडिशरी में भी कभी कभी ये सवाल पूछ लेते हैं, बहुत प्रीलिम में भी आ जाता है, और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ध्यान रखना ही है कि अगर मिसजॉइंडर या नॉन जॉइंडर हो गया
तो सूट डिफीट नहीं करेगा। हम ये नहीं कहेंगे जिनका तो सूट डिसमिस कर दो, इन्होंने तो पूरी पार्टी ना तो दी है सही पार्टी, ना इन्होंने कुछ पार्टी छोड़ दी, या कुछ पार्टी ज़्यादा दे दी या गलत दे दी। ओके, अब नाउ व्हाट वुड बी द इफेक्ट एंड हाउ इट विल गो। वी प्रोसीड फर्दर। 13 क्या कहता है? 13 कहता है कि ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे। अगर मान लीजिए नॉन ज्वाइंटर मिस ज्वाइंटर है, सूट तो डिफीट करेगा नहीं, सिंपल। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्शंस रेज किया जाएगा कि ये सूट में नॉन ज्वाइंटर या मिस ज्वाइंटर है, एंड ऑब्जेक्शंस शुड बी रेज्ड एट द अर्लीस्ट। अर्लीस्ट यानी कि वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, एंड वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? WS। आपके पास प्लेंट आ गई, आपके पास सर्विस आ गई, आपके पास प्लेंट की सारी सारी चीजें आ गई है, प्लीडिंग्स आ गई है प्लेंटिफ की, तो आपकी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इज WS। अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर अगर आपने नहीं रेज किया है तो इट मे बी ट्रीटेड एज ओमिटेड, बाद में नहीं कर सकते। अनटिल एंडलेस विद द लीव ऑफ द कोर्ट कोई ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं जिनमें आप ये बताएंगे कि मुझे ये नहीं पता था। मान लीजिए आपने एक सूट डाला, एक प्लेन डाली, उसमें आपने डाला कि मिस्टर ए हैज इन्फ्रिंज माई राइट, मेरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर रहा है, या मेरी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, सिविल राइट। अब आपको ये पता चलता है लेटर स्टेज पर कि जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सेल कर रहा है, लेकिन इसे सेल भी कर दी और तीसरा कोई और बंदा है जिसके राइट भी क्रिएट हुए, वो हमें नहीं पता था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ प्लेंट, और WS फाइल करते हुए आपको भी नहीं पता था, राइट। तो अगर हमारे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर हमें कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता है और लेटर स्टेज पर वी कम टू नो, देन विद द लीव ऑफ द कोर्ट that can be filed, but bona fidely we have to raise this objection at the earliest on the first very opportunity. Okay, now we come to order 1, rule 10. This is very important for the point of view of practice as well as from the point of view of judiciary. This is altering the memo of parties. ओके, अब हम देखेंगे अल्टर कैसे करेंगे, ऐड करेंगे या स्ट्रक करेंगे। दिस प्रोविजन टॉक्स अबाउट अल्टर यानी कि ऐड और स्ट्रक। सबसे पहला क्वेश्चन होता है एट व्हाट स्टेज। जैसे हमने बताया था मिस ज्वाइंटर नॉन ज्वाइंटर का जो क्वेश्चन उठाना है, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। अल्टर एंड अमेंडमेंट ऑफ द पार्टीज कैन बी एट एनी स्टेज। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये वाला जो प्रोविजन है जो ऐड करा रहा है या अल्टर करा रहा है वो एट एनी स्टेज है, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब हाउ, किस तरीके से हम करेंगे? बाय मूविंग एन एप्लीकेशन। अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूं
कि अगर मान लीजिए आप एप्लीकेशन नहीं मूव करते तो क्या आप ऑरली कर सकते हैं इसको? प्लीज टेल मी, क्या हमें लॉ परमिट करता है कि हम बिना एप्लीकेशन के अल्टर ही ऐड करा लें? दिस इज ए ब्यूटी ऑफ दिस, अपॉन एप्लीकेशन और इवन विदाउट एप्लीकेशन। अब यहां आके आप ये कहेंगे कि ये पहली बार समझ में आया है, विदाउट एप्लीकेशन भी अल्टर हो सकता है। हम ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन लगाते हैं ऐड करने के लिए, अल्टर करने के लिए, लेकिन ये विदाउट एप्लीकेशन भी हो सकता है। सो रिमेंबर, कभी कभी हमारे पास प्रीलिम में कुछ आ गया ऐसे और उसमें उन्होंने पूछा है कई चीजें, तो उसमें इवन विदाउट एन एप्लीकेशन ये प्रोसेस पॉसिबल है, राइट? अब हम देखेंगे कि विच पार्टी कैन डू दिस। प्लीज टेल मी विच पार्टी कैन डू दिस। ईदर पार्टी, plaintiff or defendant. So please remember, जनरली हमारे दिमाग में ये बात आती है कि plaintiff will start with the plaintiff. गड़बड़ हुई है अगर तो plaintiff को ही करना चाहिए। plaintiff के पास ये राइट होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन लगाए, इधर एडिंग और इधर अल्टरेट स्ट्रकिंग। नो, दोनों में से कोई भी पार्टी कर सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। हमारे दिमाग में कॉमन सेंस से ये बात आती है, लेकिन जो प्रोविजन प्रोवाइड करता है वो क्या कहता है। अब इफेक्ट क्या होगा उसका ऐड करने का? अमेंड हो जाएगा मीम ऑफ पार्टीज, ठीक है, ये इफेक्ट हो गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कंडीशंस क्या है, किन किन कंडीशन पर ये हो सकता है। ओके, स्ट्रक करना है तो अगर कोर्ट सोचता है कि बोनाफाइडली गलत नाम लिख गया तो कोर्ट कैन डू इट। स्ट्रक के लिए यू हैव टू शो योर बोनाफाइड। मिस्टेक हो गई जी, रमेश की जगह मैंने राहुल लिख दिया, या रमेश आना ही, राहुल नहीं आना था, रमेश आना था, या रमेश का बेटा आना था, राहुल, इसको स्ट्रक कर दीजिए, राइट? ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादातर एप्लीकेशन ऑर्डर 1 रूल 10 की ऐड करने के लिए लगती हैं, राइट? ऐड करने का मतलब है कि आपको सबसे पहले प्रूव करना है कि इस पार्टी की प्रेजेंस जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ दिस पार्टी इज नेसेसरी। ये जो थियरी ऑफ नेसेसिटी है ये बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। किस चीज के लिए जरूरी है इसकी प्रेजेंस? टू इनेबल द कोर्ट to determine the issues in question, to determine the issues in question. ओके, सो ये दो चीजें हमें बहुत जरूर दिखानी पड़ेगी। अगर हमने ऐड करना है तो हमें बताना है कि इस बंदे का होना जरूरी है, इसकी प्रेजेंस जरूरी है इस सूट के लिए। क्या काम करने के लिए? कोर्ट को इस सूट में जितने इश्यूज हैं उनको डिटरमिन करने के लिए, इनेबल करने के लिए, राइट?
मान लीजिए कि हमें ये पता चला बाद में कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी, जब मैंने सूट लगाया मुझे लगा था कि ये बेच देगा, ये तो ऑलरेडी बिकी हुई थी, पोजेशन हैंड ओवर नहीं किया होगा इसने, तो एप्रीहेंशन थी कि वो बेच देगा, लेकिन पता चला कि ये तो बिकी हुई थी ऑलरेडी। वेस्टेड इंटरेस्ट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड अगेंस्ट सी, बी के खिलाफ हमने सूट डाला है, तो वी हैव टू शो दैट ये सी बहुत जरूरी है, सी का आना बहुत जरूरी है, बिकॉज बेसिकली तो ऑनर ये हो गया, तो मल्टीप्लिसिटी लिटिगेशन हो जाएगा, नहीं तो पहले हम इससे क्लेम करेंगे फिर हम सी के पास जाएंगे, राइट। तो हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि इसकी प्रेजेंस जरूरी है टू इनेबल द कोर्ट टू डिटरमिन दिस इशू। दिस इज ऑर्डर 1 and 2। हम ये ऑर्डर 1 and 10 की एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, उसकी कैसे प्लीडिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है, वो अपने ड्राफ्टिंग वाले पोर्शन में बताएंगे। सो ऑर्डर 1 में इंपॉर्टेंट रूल्स यही हैं, हमें पहले पार्टीज डिटरमिन करनी है, मीम ऑफ पार्टीज, वो हमारा मुखौटा है प्लेट का। अब हम आते हैं ऑर्डर 2 पे। राइट, पार्टीज डिसाइड हो गई। अब ऑर्डर 2 पर जब हम आएंगे तो ऑर्डर 2 कहता है, ऑर्डर 2 टॉक्स अबाउट क्लेम एंड रिलीफ्स, और हम इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ द सूट। ऑर्डर 2 टॉक्स अबाउट फ्रेम ऑफ द सूट। हमने उस दिन डिस्कस किया था प्लीडिंग्स इन द प्रीवियस लेक्चर, एडवोकेट मोंगा के, और उन्होंने एडवोकेट श्री एच के मोंगा, और उन्होंने बताया था कि हमें प्लेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, डब्ल्यूएस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो हम सेपरेट लेक्चर में ड्राफ्टिंग के टाइम पर भी बताएंगे, लेकिन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी जरूरी है। ऑर्डर 2, सबसे पहले हमने पार्टीज डिसाइड कर दी। अब ऑर्डर 2 बड़े प्यार से आता है, वो कहता है कि फ्रेम ऑफ द सूट कैसा होना चाहिए, राइट। अब हम सूट में क्या करते हैं, क्या फ्रेम करना है हमें, क्लेम्स एंड रिलीफ्स। ऑर्डर 2 रूल 1, ऑर्डर 2 रूल 1 टॉक्स अबाउट फ्रेम ऑफ द सूट कैसा होना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो है ऑर्डर 2 रूल 2। ओके, ये रूल 2 क्या कहता है, ऑल क्लेम्स कॉज ऑफ एक्शन से जितने भी क्लेम आपके बनते हैं वो सब आपको सूट में इंक्लूड करने हैं। अगर आप ओमिट कर देते हो किसी पर्टिकुलर सूट में क्लेम्स को, किसी पर्टिकुलर क्लेम को, तो आप उस क्लेम को दोबारा किसी और सूट के थ्रू नहीं मांग पाओगे। तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है ऑर्डर 2। सर ने जब बताया था पिछली बार कि प्लेंट में क्या क्या चीजें चाहिए जरूरी है, हमारी प्लेडिंग्स में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, तो ऑर्डर 2 इस बात को स्टेप बाय स्टेप बताता है कि फ्रेम क्या क्या करना है सूट के अंदर, क्लेम्स और रिलीफ्स। ऑर्डर 2 रूल 2 कहता है कि हमें सारे के सारे क्लेम जितने भी इंक्लूडिंग हैं वो सारे मांग लेने हैं, और अगर आपने कोई ओमिट कर दिया, इफ एनी क्लेम इज ओमिटेड, या हमने रिलिंक्विश कर दिया, तब क्या होगा, तब क्या होगा बताएं। अगर हमने रिलिंक्विश कर दिया तो क्या होगा,
अभी कोर्ट की परमिशन की तो बात ही नहीं है, हमने प्लेंट करा है सूट में। सर ने बताया था कि हमें प्लेंट बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, और कोर्ट को भी ये देखना बहुत जरूरी है कि उस सूट के अंदर सारे क्लेम लगा रखे इसने, और अगर नहीं लगा रखे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, राइट। तो अगर मान लीजिए कोई क्लेम ओमिट कर दिया तो वो उसको दोबारा से आफ्टरवर्ड्स नहीं मांग सकते। आफ्टरवर्ड्स मीन्स इस सूट के बाद किसी और सूट में या इसी सूट में। सो आफ्टरवर्ड्स कैन नॉट क्लेम। अब हम आते हैं ऑर्डर 3 पर। ऑर्डर 2 रूल 3 it talks about reliefs. Similarly reliefs का भी सेम हाल है। सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए जितने भी रिलीफ्स अवेलेबल हैं वो उस सूट में सब मांग लेने हैं। जैसे एक एग्जांपल है, रेंट का सूट डाला है, रेंट ड्यू है 3 साल का, 3 से ज्यादा का तो डाल भी नहीं सकेंगे ना, लिमिटेशन बार हो जाएगी। से 2019, 20, 21 3 साल का रेंट ड्यू है। हमने अपने सूट में खाली 20 का मांग लिया कि जी मेरे ये पैसे दिला दो, तो 19 और 21 का आप नहीं मांग सकते। बात नहीं, जब आपने सूट डाला तो ऑलरेडी 3 साल का ड्यू था, लेकिन आपने वो इंक्लूड नहीं किया तो आप उसे इंक्लूड नहीं कर सकते। वो माना जाएगा कि आपने रिलिंक्विश कर दिया, वेव कर दिया, छोड़ दिया। बार बार तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा ना, अच्छा जी मुझे तो याद नहीं था, मुझे तो याद आया 19 में भी नहीं दिया था इसने, 21 में भी नहीं दिया था, वो भी लगा दो जी। अब ये आपने 20 का तो दिला दिया, बड़े अच्छे हो आप जैसा, तो चलो आप मेरे को 19 और 21 का भी दिला दो, मैं तो पहले समझ ही नहीं रहा था कि मुझे मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, राइट। तो रिलीफ और क्लेम्स का ये ऑर्डर 2 कंट्रोल करता है। इसको हम कभी कभी कहते हैं फ्रेश सूट कैन नॉट बी फाइल्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आप एज एडवोकेट प्लेन तो बना दी, बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर, बड़ी अच्छी अंग्रेजी लिखी, सारे फैक्ट्स सही लिखे, सब कुछ बढ़िया लिखा, लेकिन बाद में पता चला कि हमने कुछ रिलीफ छोड़ दिया, कुछ क्लेम छोड़ दिए। क्लाइंट बोलेगा तुम्हें बताया तो था वकील साहब कि ये प्रॉब्लम्स थी, ये चीज़ें थी, ये क्लेम था, आपने क्यों भूल दिया और मेरा नुकसान करा दिया। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब यूपी जुडिशरी जो दे रहे हैं उनको थोड़ा सा कुछ ख्याल रखना है। यूपी जुडिशरी में थोड़ा सा एक डिफरेंट है, इसमें एक्सप्लेनेशन 1 है खाली, लेकिन यूपी का जो लॉ है उसमें एक्सप्लेनेशन 2 भी है। यूपी में एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि अगर डिस्टिंक्ट कॉज ऑफ एक्शन है, हाउएवर कनेक्टेड, तो वो रिलीफ और वो क्लेम मांगे जा सकते हैं। ये जो है इसने एक्सप्लेनेशन 2 ने। अब एग्जांपल ये है कि इजेक्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड रेंट, दोनों चीजें पड़ी हुई हैं। रेंट इज ऑल्सो कॉज ऑफ एक्शन और इजेक्टमेंट इज ऑल्सो कॉज ऑफ एक्शन। तो अगर इजेक्टमेंट और रेंट दोनों ड्यू हैं तो यूपी ने एक एक्सप्लेनेशन 2 दी हुई है, उसने कहा है कि अगर डिस्टिंक्ट कॉज ऑफ एक्शन है, डिस्टिंक्ट कॉज ऑफ एक्शन है
आपने रेंट का सूट डाल दिया है कि जी मेरे पास रेंट नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, सक्सेसिव रेंट को भी मांगना होगा आपको। सक्सेसिव रेंट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटिंग सिंगल कॉज ऑफ एक्शन, प्लीज रिमेंबर। आप ये नहीं कह सकते कि जी वो तो चल ही रहा है ना, तो वो सक्सेसिव कॉज ऑफ एक्शन आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटिंग सेम कॉज ऑफ एक्शन। लेकिन अगर आपने रेंट का सूट डाल दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी, और इजेक्टमेंट हमने नहीं डाला कि हमें पोजेशन भी चाहिए, तो आप इजेक्टमेंट के लिए दूसरा सूट डाल सकते हैं। हालांकि आपके दिमाग में ये चीज आएगी, ऑर्डर 2 रूल 2, रिलीफ एंड क्लेम्स सारे मांगने हैं, ऑमिट हो गए तो गए। ओके, सो ये यूपी जुडिशरी में एक एक्सप्लेनेशन 2 है जो इसको थोड़ा डिफरेंट करती है। ऑर्डर 2 में इससे ज्यादा नहीं है। अब इसमें एक ऑर्डर 2 में रूल 7 और है जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें है मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन को हमने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में रेज करना है। एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ओके, लेकिन इसमें एक स्टेज याद रखनी है, ये आपने बिफोर इश्यूज करना है। बिफोर इश्यूज मीन्स ऑन completion of the pleadings, admission trial of documents and disputed facts पर जब इश्यूज फ्रेम करने, उससे पहले पहले, उसके बाद यू कैन नोट, दैट वुड बी ट्रीटेड एज नॉन क्लेमिंग। नाउ वी कम टू ऑर्डर 4. Order 4 does not talk about much. It is just relating to one thing, that suit shall be commenced on institution of suit. जिस दिन आपने इंस्टीट्यूट कर दिया सूट को, उस दिन आपका कमेंस हो जाएगा, राइट? तो आपका जिस दिन आपका इंस्टीट्यूशन हुआ उस दिन हो जाएगा। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन, इट डज नॉट मैटर मच। अब नाउ वी कम टू अनदर ऑर्डर 5, that is relating to process, issuance of process. हमने आपको क्रिमिनल ट्रायल में भी बताया था, चार्जशीट आ जाती है, प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपना काम खत्म कर दिया, 173 CRPC की वो चार्जशीट आ गई, तो जैसे ही कोर्ट में फाइल होगी कॉग्निजेंस टेकन होगा, कॉग्निजेंस टेकन के बाद इशू प्रोसेस होगा, राइट? इसी तरह से सिविल कोर्ट में भी जैसे ही प्लेंट आई तो नेचुरली दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए प्रोसेस इशू। तो ये भी थोड़ा सा समझने की बात है कि प्रोसेस कैसे इशू होगा। हमने प्रोसेस इशू किया डिफेंडेंट को, सर्व हो गया, ओके। प्रोसेस जो होता है इसमें सम्मन्स होते हैं, इसमें जो प्रोसेस भेजे जाते हैं सम्मन्स ऑफ सेटलमेंट भेजे जाते हैं, और इसमें पीएफ फाइल करना होता है। पीएफ क्या होता है? प्रोसेस फी। और पीएफ में आपको सभी पार्टीज का क्लियरली नेम एंड डिटेल्स देना होता है जिनको प्रोसेस जाना है, ठीक है? समन्स के थ्रू जाता है। क्रिमिनल कोर्ट में वारंट केसेज में वारंट भी जा सकता है, वहां भी शुरू में सम्मन्स ही देते हैं, राइट? अब ये सम्मन्स सर्व करने का यहाँ क्या प्रोसेस है,
पीएफ फाइल करा, आपने ये कर दिया, समन्स के बाद अगर सर्व्ड हो गया ओके, डिफेंडेंट विल कम एंड फाइल डब्ल्यूएस, प्लीडिंग्स ऑफ बोथ द पार्टीज वुड कम, रेप्लिकेशन में बी फाइल्ड और मे नॉट बी फाइल्ड। बट अगर सम्मन सर्व नहीं हुआ, नॉट सर्व्ड, पता चला कि बंदा उस एड्रेस पर रहता ही नहीं, या प्रोसेस को ही वेट कर रहा है, रहता है लेकिन कहता है कि यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर पी के गुप्ता यहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अगर सर्विस पॉसिबल नहीं हो रही थ्रू ऑर्डिनरी प्रोसेस, अगर सर्विस हो गई, डिफेंडेंट आ गया तो डब्ल्यूएस आ जाएगा, अगर सर्विस के बाद भी डिफेंडेंट नहीं आया तो एक्स पार्टी हो जाएगा, ठीक है। सर्विस इफेक्ट होते के साथ ही डिफेंडेंट आ जाएगा तो वो अपनी प्लीडिंग दे देगा, नहीं आता है सर्विस के बाद भी अपने घर बैठना चाहता है तो एक्स पार्टी मिल जाएगी, एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाएगा केस। अगर सम्मन सर्व नहीं हो रहा ऑर्डिनरी प्रोसेस से, सम्मन्स भेज दिए, रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया, ईमेल भी कर दिया, आजकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस इज ऑल्सो अलाउड, ई प्रोसेस इज ऑल्सो अलाउड, आजकल व्हाट्सएप से भी कर देते हैं। तो अगर ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं हो रहा सर्व्ड, देन ऑर्डर 5 रूल 19A, इट इज नॉट 19, इट इज 19A, इसमें साइमुलटेनियस प्रोसेस का ऑर्डर कर दिया जाता है। साइमुलटेनियस प्रोसेस क्या होता है? फिक्सेशन, बीट ऑफ ड्रम्स। भाई ठीक है, अगर आप ये श्योर कर रहे हैं कि वो वहीं रहता है और ले नहीं रहा है तो आप उसकी दीवार पे चिपका दो, फिक्सेशन, पेस्टिंग कर दो। और अगर वो दिन में नहीं मिल रहा है, हर वक्त ताला मिल रहा है और पड़ोसी कहते हैं कि यहीं रहता है लेकिन रात को आता है, तो फिक्स कर सकते, फिक्सेशन नहीं हो रहा है, बीट ऑफ ड्रम भी कर सकते। भाई ठीक है, 12 नंबर में नहीं रहता था, 14 नंबर में हो सकता है लेकिन उसी एरिया में रह रहा है, तो बीट ऑफ ड्रम भी कर सकते, उसके घर के आगे ऑन द एड्रेस गिवन और इधर उधर भी। अब मान लीजिए इस प्रोसेस से हमें ये पता चल रहा है, ये तो हम तब कर सकते हैं जब हमें श्योर है कि वो बंदा वहां रहता है, आसपास रहता है, राइट। अगर मान लीजिए पता चलता है कि वो घर छोड़ के चला गया और कोई भी एड्रेस पॉसिबल नहीं है, देन 520 लगेगा एंड इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, इट इज ए सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का मतलब है कि आप पब्लिकेशन करा दो। किस एरिया में पब्लिकेशन कराना पड़ेगा? इन द एरिया वेयर ही वॉज लास्ट रिजाइडिंग, और उन न्यूज़पेपर में कराना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा कोई न्यूज़पेपर निकाला, ये भी चलता है लेकिन वो सर्कुलेशन में नहीं, वाइड सर्कुलेशन। तो पब्लिकेशन इन द एरिया वेयर he was lastly residing or known to be residing, and in the newspaper that is of wide circulation in that area. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में निकालो, हिंदी में निकालो, उसे अंग्रेजी नहीं आती होगी, हिंदी नहीं आती होगी, ये सब नहीं है, राइट। सो ऑर्डर 5 में ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। अब हमने प्लेंट कर ली, प्रोसेस भी कर दिया, और इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर 6।
Order 6 talks about the plaint. पार्टी भी हो गई, फ्रेम ऑफ द सूट भी हो गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे प्रोसेस करना है वो भी हो गया। अब हम आएंगे प्लेंट पर। प्लेंट हमने बता दिया है, रिलीफ कौन कौन से, क्लेम कौन कौन से, ये सारा हो गया। जो इसमें बेसिक क्वेश्चन उठता है वो उठता है कि हमने प्लेंट में क्या क्या इंक्लूड करना है, मटेरियल फैक्ट्स लाने हैं। सबसे पहले हमें फैक्ट्स लाने हैं, फिर हमने लीगल इश्यूज, जो भी सर ने उस दिन बताया था कि प्लेंट में हमें क्या क्या डालना है, प्लेडिंग्स में हम इसकी ड्राफ्टिंग भी बताएंगे, और क्या क्या डालना है, क्लेम डालना है, जुरिडिक्शन डालना है, कोर्ट फीस डालना है, लिमिटेशन का डालना है, सब कुछ डालना है। बेसिक जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है 17 CPC रूल 17। It is talking about amendment of the plaint. वकील के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेंट ड्राफ्ट करने की सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज इट इज द बेस ऑन विच ही हैज टू प्रोसीड फर्दर फॉर द ट्रायल सूट, सिविल सूट। तो हमने आपको ऑर्डर 1 रूल 10 में भी बताया था सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी, एडिंग और स्ट्राइकिंग दी पार्टी, राइट। और यहां भी वही प्रॉब्लम है कि प्लेंट, पहला क्वेश्चन है वेदर अमेंडमेंट allowed, and if yes, up to what stage, and what are the conditions, किन कंडीशंस में अलाउ हो सकता है। ओके, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने पार्टीज के लिए बताया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि अगर फ्रीक्वेंटली एंड एट एवरी स्टेज अमेंडमेंट अलाउ होता रहेगा तो कभी भी ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जब आप प्लेंट अमेंड करोगे तो फिर दूसरी पार्टी WS अमेंड करने की पावर मांगेगी, फिर आप एप्लीकेशन अमेंड करोगे जब वो अपने जवाब देगा, तो ये तो ऐसे ही घूमता रहेगा, आगे जाएगा ये सूट, एंड इट विल टेक years and years to decide to go to the stage of issues or to go for the evidence. So this area need to be controlled whether, yes, अगर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ जिस पर कि हमारा पूरा का पूरा सूट का प्लेंट का ढांचा ही खराब हो गया तो हम वो अलाउ करें, बट विद द लीव ऑफ द कोर्ट। दिस यू कैन नॉट डू यूनिलेटरली, राइट। अप टू व्हाट स्टेज, ये 2002 में अमेंडमेंट हुआ था और इसमें एक चीज ऐड कर दी गई थी यहाँ, एट दिस स्टेज और एट एनी स्टेज, इसको कर्टेल कर दिया गया है। अमेंडमेंट इज पॉसिबल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, बिफोर commencement of trial. ओके, ये याद रखना है। पहले क्या होता था कि एविडेंस हो गया, एविडेंस के बाद 617 आ गई, ऑर्डर 6 रूल 17, फिर से प्लीडिंग्स अमेंड, फिर से प्लीडिंग्स दोबारा, एंड डी नोवा ट्रायल, दोबारा से ट्रायल का पूरा सर्कल वापस।
जिसके कारण क्या हो रहा था कि सिविल कोर्ट में ये माना जाने लगा था कि यू कैन प्रोलॉन्ग द ट्रायल टू एनी एक्सटेंट। बार बार एक और निकल गया, एक और अमेंडमेंट आ गया, एक और आ गया। तो जब भी प्लेंट अमेंड होगी या कोई भी प्लेटिंग अमेंड होगी तो आप अगेन यू विल गो अहेड, आपका ट्रायल गोल गोल घूमता रहेगा। क्योंकि जब भी आप प्लेंट अमेंड करोगे आपको WS अमेंड करना होगा, और अमेंडमेंट करने के बाद दोनों पार्टीज को मिलेगा। अगर एविडेंस के बाद करेंगे तो एविडेंस भी दोबारा रिकॉर्ड होगा, राइट। तो इसीलिए ये कर्टेल हो गया था 2002 के अमेंडमेंट में कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, और ट्रायल कब कमेंस होता है? जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं। एविडेंस वहां पे जब चार्ज फ्रेम होता है, ये एविडेंस शुरू होता है, और यहाँ पर इश्यूज फ्रेम हो गए, तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल करेंगे। अब कब? कंडीशंस क्या है? ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस। You have to show the bona fide. Amendment should be necessary to determine the issues and to determine the conclusion. Okay. So basic question वही है, you have to prove, you have to show the bona fide first, कि मैं ये काम पहले क्यों नहीं कर सका, अपनी प्लेंट के टाइम पर क्यों नहीं डाला मैंने। You have to show if there is a genuine problem, if court feels that yes, as a prudent man, this could not be in his knowledge, or new facts have come or whatever, so you can be allowed. So this is 6 rule 17. Okay. दूसरा हमें इसमें बोनाफाइडी के साथ दिखाना पड़ेगा ड्यू डिलिजेंस। ये वर्ड याद रखिए। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, पूरी की पूरी दिमाग लगा ली, सब कुछ सही था, उसके बाद हमें पता चला कि ये रह गया जी, ये अमेंडमेंट जरूरी है। तो ड्यू डिलिजेंस मीन्स you have taken due care already at the time of filing of plate. So advocate in civil side in practice has to be very careful and very skillful in drafting the pleadings, because that is the base of the civil trial. So for today orders के important rules यहीं तक, हम आगे प्रोसीड करेंगे इन आवर फर्दर लेक्चर। थैंक यू।